हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, पीके एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज अपने इकोनॉमिक्स के तीसरी क्लास में आप लोगों के साथ जो है जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर लाइव चाहते हैं तो लाइव के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी मैं लाइव आ सकता हूं। तो आप लोग जितने जल्दी हो सकता है 100 सब्सक्राइबर पूरा करिए और मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा आपको पढ़ाना। तो हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, पहली क्लास से मैं आपको बता देता हूँ आपको छोटे छोटे शब्दों में कि जो शुरू से हमने 2 क्लासें पढ़ी हैं। अगर कोई ये तीसरी क्लास भी पढ़ना चाहे, तीसरी क्लास से स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो हमने स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम इकोनॉमिक कहते हैं और यूनानी शब्द में इसे हम ओकियोनामिया के नाम से जानते हैं। और ओकोनामिया का जो हिंदी में जो हम बताते हैं, ओकेनामिया, जैसे हम हिंदी में ओकेनामिया का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है घरेलू प्रबंध। उसके बाद मैंने बताया था कि संस्कृत में जो है अर्थशास्त्र को क्या मतलब, अर्थशास्त्र को कैसे तोड़ा जाता। तो अर्थ धन शास्त्र, अर्थ का मीन्स होता था धन और शास्त्र का मीन्स होता था अध्ययन। मतलब धन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ये संस्कृत के, अगर हम संस्कृत की परिभाषा, मतलब संस्कृत में हम परिभाषित करें तो इसे हम ऐसे संस्कृत में परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान का उदय हुआ और उस टाइम तक्षशिला के जो कुलपति थे वो विष्णुगुप्त, जिसे मैं कौटिल्य भी कहा, मैंने बताया था, विष्णुगुप्त भी बताया था, ठीक है। और एक नाम का जिक्र और किया था, चाणक्य, वो शायद आप लोगों को याद हो इसलिए नहीं बोला। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने उतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई थी कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह अध्ययन है जिसमें सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब समझे कुछ कि संसाधन जो होगा वो थोड़ा होगा, ठीक है, और जो हमारी इच्छाएं होंगी वो बहुत सारी होंगी, ठीक है, और उसको हम थोड़ा थोड़ा जो वितरित मतलब बांटेंगे, ठीक है, उसका जब हम जो अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने विचारक बताया था एडम स्मिथ जी को। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ जी, जो एक विचारक, में 3 विचारकों के लिए बताऊंगा, वो तीनों विचारक आगे चल के अभी काम आने वाले हैं। जो मैं अभी बताया था, मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पे बताया है, तो खुली व्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने फिर बताया है ना कि सरकार की भूमिका के आधार पे, तो सरकार की भूमिका के आधार पे भी जो है हमने बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो हमारा तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग थे 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ जी के पास, ठीक है। तो एडम स्मिथ जी क्या है, एक विचारक हैं। उन्होंने कुछ, मैंने उनकी पुस्तकों का नाम भी बताया था आप लोगों को। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, इनविजिबल हैंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी ये पुस्तक है। और इन्हें मैं इनविजिबल हैंड्स मीन्स जानती हो क्या होता है, इनविजिबल हैंड्स, ना दिखाई देने वाला हाथ, ठीक है। तो ना दिखाई देने वाला जो हाथ है वो उन्होंने बाजार को कहा। मैंने 3 चीजें उसके बाद बताया था कि एडम स्मिथ साहब ने 3 बातें बताई। पहला ये कि बाजार एक अदृश्य हाथ का कार्य करता है। बाजार क्या करता है, बाजारी है। इनविजिबल हैंड्स जो उनकी किताब है उसमें बाजार क्या है, इनविजिबल हैंड्स कौन है, न दिखाई देने वाला हाथ कौन है, तो बाजार है। पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन संपदा का विज्ञान है। धन संपदा मतलब धन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसका क्या है, विज्ञान है। समझ में आ रही है बातें, स्मिथ साहब ने कहा है ये बात। और तीसरा स्मिथ साहब ने कहा कि श्रम ही लागत है, जो हम मेहनत करते हैं वही क्या है, लागत है, ठीक है। जैसे गाय पाल ली, चारा काट के ले आए, खिलाया, भूसा डाला, चारा पानी किया, शाम को धो लिया, ठीक है। तो श्रम जो हमने की उसको हमने लागत के रूप में दूध जो है प्राप्त कर लिया। इसके बाद मैंने बताया था रैगनर फ्रीज के बारे में, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एडम स्मिथ साहब को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था रैगनर फ्रीज साहब को। रैगनर फ्रीज साहब ने क्या किया, कभी कभी यूपीएससी, मेरे गुरुजी ने बताया था कि जो एक अभी एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसमें जो है
रैगने फ्रीज साहब को जो है अर्थशास्त्र का जनक मान लिया गया था। तो शायद उसमें जो है एडम स्मिथ साहब का नाम ना हो तो रैगने फ्रीज को भी आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो रैगने फ्रीज साहब ने क्या किया था कि समविष्ट अर्थशास्त्र और विशिष्ट अर्थशास्त्र, समविष्ट अर्थशास्त्र का मतलब संपूर्ण अध्ययन, पूरा जब हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र का, जब संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो उसे हम समिष्ट अर्थशास्त्र कहेंगे। और विशिष्ट अर्थशास्त्र जब हम उसके एक इकाई का अध्ययन करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, या फिर व्यक्तिगत जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो संविष्ट अर्थशास्त्र में मैंने 4 चीजें बताई थी आप लोगों को, ठीक है। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट जो है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में मैंने बताया था कीमत, लागत, बाजार, ठीक है, आपूर्ति और कीमत, ठीक है। इन चीजों के बारे में भी मैंने चर्चा की आप लोगों से। उसके बाद मैंने एक नाम और बताया था, एक विचारक जे.एम. कीन्स। अभी मैं विचारक बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। अभी अर्थशास्त्री बाद में बताऊंगा अर्थशास्त्री कौन है, ठीक है। तो ये एक विचारक जे.एम. कीन्स, जे.एम. कीन्स मतलब जॉन मेनियार्ड कीन्स इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है, इन्होंने भी पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्री और कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री और उनकी पुस्तकें, जैसे कि पहला नाम मैंने बताया था मिल्टन फ्रीडमैन का, ठीक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन का जो नाम था वो उनका जो बुक था मनी मिसचीफ और प्राइस थ्योरी, मनी मिसचीफ था और प्राइस एंड थ्योरी था, ठीक है, कि प्राइस थ्योरी, शायद प्राइस थ्योरी था, ठीक है, शायद नहीं, परफेक्ट है कि प्राइस थ्योरी था। दो किताबें इनकी बताई थी। इसके बाद मैंने कार्ल मार्क्स के लिए बताया था दास कैपिटल, उनकी पुस्तक थी कार्ल मार्क्स जी की। और उनकी जो है दूसरी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स जी के, और 2 नाम मैंने और बताए थे, एक अमर्त्य सेन जी का और एक नाम मैंने और बताया था हाथेक करके जी हैं, F.H. हाथेक, ठीक है। इनकी भी पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप जाके देखना चाहे तो वीडियो देख लीजिएगा, देख ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। हाथेक जी का था रोड टू सर्फडम, रोड टू सर्फडम जो है F.H. हाथेक की प्रमुख पुस्तक मैंने बताई थी। और एक अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, उसका नाम कलेक्टिव चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। तो यहां तक तो हो गया था मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद फिर हम आए थे अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो मैंने बता दी होगी ना, हाँ शायद बता दी, अर्थशास्त्र की परिभाषा मैंने बता दी है, ठीक है। ये नहीं बताई थी अर्थशास्त्र की परिभाषा, हाँ अर्थशास्त्र की परिभाषा मैंने बता दी कि मानव का वो संसाधन जो एक मानव जो है दूसरे मतलब कम संसाधन में ज्यादा जो है इच्छाओं की पूर्ति जो है वही क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो हम पढ़ा रहे थे आपको, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है एक सामान्य अध्ययन है, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब अध्ययन, जब हम पढ़ाई करते हैं किसी चीज की तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। जब लेकिन तार्किक जैसे एक दूसरे को जैसे तर्क देना होता है, जब उसमें हम करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो विभाजन है वो 3 तरीके का था, वो मैंने आपको बताया था। पहला मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे जो मैंने बताया था तो वो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जो जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात में प्रतिबंधित होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
मतलब इसका ये हुआ कि हम जो है अपने अपने देश में ही व्यापार कर सकते हैं, अपने देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं कर सकते हैं। उस पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। अगर हम जाएंगे जैसे बिना परमिट या बिना वीजा के आप विदेश चले जाएंगे तो आपको वहां पे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, तो वही वाला हाल हो जाएगा। या फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो धूम 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 का हो जाएगा, खत्म खेला। तो ये बंद अर्थव्यवस्था मतलब अपने देश में ही व्यापार करना है। क्या होता है, प्रतिबंध होता है कि अपने देश में ही व्यापार करना है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को उसकी विशेषताओं के भी बारे में बताया था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था के तो इसमें जो है, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसमें असंवेदनशील होती है। ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय उसमें जो है असंवेदनशील, मैंने बताया था कि असंवेदनशील होता है। मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को झगड़ा कर रहे हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो भाई आयात निर्यात उनसे करते नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जाओ तुम अपना कटो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई जो मैंने बताया था, इससे पहले लिखवाया था, इससे पहले दूसरी वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आप मिल जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण में मैंने बताया था जैसे कि बंद अर्थव्यवस्था में उत्तरी कोरिया 1991 से पहले जो है हमारा भारत भी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था, 1991 से पहले। ठीक, अब उसके बाद इनकी विशेषताएं भी आप लोग मतलब आप लोगों को बता दिया गया है, लेकिन एक बार आप तब भी सुन लीजिए। बंद अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति असंवेदनशील होती हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कुछ भी घटती हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है बंद अर्थव्यवस्था का। मेरा मतलब नहीं कि मुझसे नहीं है, मतलब देश का मतलब है कि अगर देश जो है अपने अर्थव्यवस्था जो है उनकी बंद अर्थव्यवस्था है तो वो बंद अर्थव्यवस्था जो है उनसे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको इसकी विशेषता बताई थी, यह केवल आंतरिक व्यापार पर निर्भर करता है। आंतरिक व्यापार मतलब अंदर का जो व्यापार होता है वो उसी पे निर्भर करता है। और तीसरा आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है विकास की संभावनाएं कम होती हैं। विकास की संभावनाएं मतलब अब अपने अंदर ही अगर काम किया जाएगा, जैसे हम भारत में ही हैं, भारत में ही खाली लेन देन किया जाए, मतलब सामान बना दिए, यहाँ कोई लेने वाला ही नहीं है क्योंकि उतना सबके पास पैसा नहीं है। मैंने पहले बताया गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं। ठीक है, बेरोजगारी है, जनसंख्या है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। तो इसमें ये इसकी विशेषताएं मैंने आपसे बता दी। ठीक है, अब हम आते थे, फिर इसके बाद मैंने बताई खुली अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आयात और निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, आयात निर्यात पे जिस पे प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, वह अर्थव्यवस्था, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। अब जो चीजें मैंने अभी पुरानी बताई है, अब ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग जो है खुद जो है अपने माइंड से शार्प हो जाइए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से जानकारियां आपको दी जा सकें। बाद में कोई भी आपको कोई भी चीज पीसीएस का इतना भी नहीं छोड़ूंगा मैं, जो मेरे सर ने मुझे पीसीएस में पढ़ाया है और जो बताया गया है कि इतना ही आएगा तो ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स से आता है पीसीएस में तो इतना ही आएगा जितना बताया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था और मेंस भी आपका हो ही रहा है। ठीक है, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसकी विशेषताएं बताई कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। मतलब जो संवेदनशील होता है कि हाँ भाई लगाव है, लेकिन बहुत ज्यादा लगाव है। क्यों लगाव है? लगाव इसलिए है कि भैया अगर युद्ध वहां कर दोगे तो हमारा सामान आ जा नहीं पाएगा, हमारी जरूरतें जो है पूरी हो नहीं पाएंगी। अब जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, परेशान होंगे। तो वही परेशानियां जो है यहाँ पे क्या कहलाती हैं? विशेषताओं में आती हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज
वह अर्थव्यवस्था आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार पर निर्भर करती है। ये जो खुली अर्थव्यवस्था है ये आंतरिक मतलब अंदर भी और बाह्य मीन्स बाहर भी, ये दोनों व्यापार पर निर्भर करती हैं। मतलब ये अंदर भी व्यापार करती हैं और बाहर भी व्यापार करती हैं। तीसरी, इन अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। तीसरा मैंने ये बताया है कि इसमें क्या है, विकास की संभावनाएं अधिक होंगी। विकास की संभावनाएं अधिक होने का चांसेस ये है कि हम बाहर विदेश में भी बेच रहे हैं, यहाँ भी बेच रहे हैं, कीमतें जो है वहाँ पे डॉलर में ले रहे हैं, ठीक है, दरहम में ले रहे हैं, ठीक है, दिनार में ले रहे हैं, किसी में भी ले रहे हो, लेकिन वहां से आ रहा है तो बढ़ रहा है, व्यापार चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई मेरे प्यारे मित्रों। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर मैंने बता दिया खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आएंगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आएंगी। फिर मैंने दूसरा बताया था सरकार की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम चलते हैं सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है, कि सरकार की भूमिका किसमें है, पूंजीवादी में सरकार की भूमिका है, ठीक है, या फिर समाजवादी में सरकार की भूमिका है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका है। तो पूंजी, जहां पैसे वाली बात हो रही है, तो अगर पूछा जाए आपसे ये कौन सी अर्थव्यवस्था या फिर ये कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नहीं होती। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाज, जब समाज की बात आएगी मेरे प्यारे मित्रों तो ये समझ जाइएगा कि उसमें सरकार की भूमिका रहेगी, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इन दोनों, मतलब निजी क्षेत्र भी रहे, मतलब पूंजीपति भी रहे, कंपनी वाले भी रहे, या प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं वो रहे, तो वो कौन सा हो गया, पूंजीवादी, ठीक है। अगर सार्वजनिक की बात आ जाए तो वो हो जाएगा क्या, समाजवादी, ठीक है। जहां सरकार की बात आ जाएगी समाजवादी हो जाएगा, ठीक है। और मिश्रित मतलब दोनों हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटाता हूं क्योंकि मुझे मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मिटाने के बाद से मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं वीडियो को सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि रोक के ही आपको समय मिल सके, क्योंकि मैं आपसे ना फालतू बातें करना चाहता हूँ, हाँ बस इतना फालतू बातें करना ही नहीं चाहता। तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करो, चाहे 10 ही लोग पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आपको बेहतर से बेहतर दूंगा, ठीक है। तो मेरे कैमरामैन साहब थोड़ा वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको मिटाना है क्योंकि इसको मिटाने में बड़ा समय लगता है, ठीक है। हाँ तो प्यारे मित्रों मिटा दिया गया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर कि मतलब सरकार की इसमें भूमिका है। जैसे मैंने 3 चीजें भी बताई, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी बताया था इसमें, और समाजवादी बताया था, समाजवादी, और तीसरा मैंने मिश्रित बताया था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों के साथ अर्थव्यवस्था जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम अब पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। सरकार की भूमिका के आधार पर बात की जाए तो मतलब ये पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है मेरे प्यारे मित्रों, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो पहला हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों इतना याद रखिएगा, पुरानी चीजें मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि मैंने एक बार पूरा का पूरा आपके लिए सिर्फ 18 मिनट, मैंने 18 से 19 मिनट जो भी हो सिर्फ बोला है, ठीक है। तो अब जो है एक बार बोल चुका हूं तो अब बार बार एक ही चीज को बुलवाना ठीक नहीं लगता है, ठीक है, समझ गए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
लाभ पर आधारित, लाभ पर आधारित, पर आधारित वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, जैसे उदाहरण में मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उदाहरण में अगर पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कोई एक उदाहरण बताइए, तो उदाहरण में जैसे यूएसए। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि धन पर आधारित वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें सरकार का, पहली चीज जान जाइए यहाँ पे कि इसमें अब विशेषताओं में, चलो मैं विशेषताओं में बता दूंगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, तो लाभ पर आधारित वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भूमिका, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसके जो जनक हैं एडम स्मिथ साहब जी हैं, लिख लीजिएगा, एडम स्मिथ, जो मैंने बताया था विचारक हैं, जो अर्थशास्त्र के क्या हैं, जनक भी हैं। ठीक है, ठीक है, इसके भी जनक कौन है, एडम स्मिथ साहब हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, जो विचारक मैंने पहले बताया था। ठीक है, आप लोगों को याद है, इसीलिए बताया गया है कि आगे भी आएगा। इसके बाद अभी और जो बताया गया वो भी आएंगे, सभी आएंगे करीब करीब। ठीक है, जो नहीं आएंगे उनके बारे में मैंने आपको बताई दिए है, उनकी किताब दिए है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें जो है क्या जो है उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो विशेषताएं, सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं, पहली चीज तो सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं, अभी सार्वजनिक बता दे रहा हूं, सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं, मतलब सरकारी कोई इसमें जो है नहीं रहेगा। ठीक है, सार्वजनिक मतलब वही सरकारी लोग जो है। ठीक है, इसमें सरकार के कोई भी लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी पहले ही बताया है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो पहली विशेषता आप ये ही लिख सकते हो कि सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो निजी क्षेत्र का प्रभुत्व, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व। ठीक है, इसमें स्वाभाविक है, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर या कंपनी ये कह सकते हैं, या कॉर्पोरेट जो है होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं का क्या होता है, स्वामित्व होता है, यही क्या होता है, अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। ठीक है, तीसरा जो है उपभोक्ता का वर्चस्व होता है। उपभोक्ता कौन, जो इसका उपयोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता का वर्चस्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपभोक्ता को क्या भगवान भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये विशेषताएं, और भी विशेषताएं हैं। चौथी विशेषताएं लिखना हो तो उपभोक्ता के पास विकल्पों की परिकल्पना होती है, ये भी आप कर सकते हो। उपभोक्ता के पास विकल्पों की स्वतंत्रता होती है, विकल्पों की स्वतंत्रता। ठीक है, पांचवा लिख लीजिएगा। अब ये आपको पता ही होगा कि जब प्राइवेट कंपनियां होंगी तो बहुत सारी होंगी, एक के बाद एक, जैसे कंपनियां ले लीजिए, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया। ठीक है, ये सब निजी क्षेत्र हैं। ठीक है, वोडाफोन हो गया,
अगर यहीं बीएसएनएल की बात कर दी जाएगी तो वो सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उपभोक्ता के पास विकल्पों की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। और पांचवा, वस्तुओं की जो कीमत होगी वो बाजार बलों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वस्तुओं की कीमत बाजार बलों पर आधारित होगी, ठीक है। आधारित, ठीक है, आधारित रहेगी, या जो भी लिखना हो। वस्तुओं की कीमत बाजार बलों पर आधारित होगी, ठीक है। वस्तुओं की कीमत किस पे डिपेंड करेगी? बाजार की कीमत, बाजार बलों पर, ठीक है। बाजार में देखेंगे अगर चीजें जो है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रही हैं तो महंगा कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बाजार बलों पर डिपेंड होंगी। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैथ में पूछेगा अगर कि बताइए पूंजी अर्थव्यवस्था का विस्तार कीजिए, पूंजी अर्थव्यवस्था के पर प्रकाश डालिए, तो आप कैसे लिखोगे, पीसीएस वालों के लिए है। और जो हमारे दादा बाबा, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, मौसी बुआ फुआ फूफा जो भी देखना चाहते हो वो देख लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक जानना बहुत जरूरी है। अगर इतने ही लोग देख लिए तब भी मेरा तो भला हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पांचवा हो गया, वस्तुओं की कीमत बाजार बलों पर आधारित होंगी, ठीक है। छठवां लिख लीजिएगा, अधिक कार्य करोगे तो इनाम भी मिलेगा इसमें। अधिक कार्य को इनाम, ठीक है। अधिक कार्य को इनाम के मतलब मैं भी कॉर्पोरेट से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो बैंक का बैंक मित्र हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं बीमा आदि कर देता हूँ तो मुझे भी ऐसे ट्रॉफी दी जाती है, मेरे पास रखी हुई है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ भैया ये बंदे ने इस चीज को अचीव किया है, ठीक है। तो मुझे भी मिली है, तो वही प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर से बैंक मित्र में बना हूँ, ठीक है। तो अधिक कार्य वालों को क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिया जाता है, ठीक है। सातवां भी लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसी में। तब रखो और निकालो की नीति होती है। रखो और निकालो की नीति, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें आओ भाई, जरूरत है, अभी बहुत सामान बिक रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग करनी है, ठीक है, आ जाओ, ठीक। और देख लिया अभी काम यार बंद हो रहा है, देख काम कर भगाओ यार जिनकी जरूरत नहीं है। और जैसे माघ मेला हो गया, 2 महीने गए, खूब रुपए छापे, दतून तक 1,000 रुपए में बेचे, ठीक है। तो अब भाई जरूरत खत्म, वहां पे मेला खत्म, जरूरत खत्म, तो अब सभी लोग बेरोजगार, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रखो और निकालो की नीति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। इसलिए बता रहा हूँ ये मतलब दोनों तरह से मेंस में तो काम आएगा ही, प्री में भी ऐसे वो काम आ सकता है। मेरे प्यारे मित्रों एक बार आप लोग देख लीजिए इसे, फिर इसके बाद मुझे लगता है इतना ही आएगा, फिर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे प्यारे मित्रों एक रोक की वीडियो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को फिर से आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट पे ही मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। अब वो होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट डे अगला क्लास आपको दिया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे करके आपको क्लास में बताए जाएंगे, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा, आप एकदम समझ लीजिए फुल एंजॉय आप करिए। पढ़ाई के साथ एकदम कोई मजाक नहीं किया जाएगा, बस इस तरह से कि मतलब जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी वो एकदम तरीके से समझाया जाएगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे गुरुजी ने बड़ी मेहनत की है, तो मैंने भी उनके साथ काफी मेहनत की है। तो एकदम मस्त रहो और हंसते रहो, खुश रहो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिटा के अभी 2-3 चीजें और लिख देते हैं इसी में अब, ठीक है। ये ऊपर की विशेषताएं यहाँ से हटा के अब ये सब जो है आप जो है अपना देख लीजिएगा। 7 तक मैंने बता दिया है, यहाँ पे 8वां भी लिख दे रहा हूँ। सॉरी, इसको उससे मिटाना भी पड़ेगा, क्योंकि पानी से मिटाना पड़ता है मुझको बार बार, इसको तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा
समय लग जाता है मिटाने में। ठीक है, तो 7 हो गया। 8वां भी बता दिया जाए आप लोगों को तब। लासेज फेयर नीति, लासेज फेयर नीति, इसे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लासेज फेयर नीति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो है अगर वो करोगे, मतलब जैसे अपनी भाषा में जो बोलते हैं हिंदी में, तो इसको कहते हैं सरकार का नियंत्रण नहीं। ठीक है, सरकार का नियंत्रण नहीं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये समझ में आया होगा। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लासेज फेयर नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, लासेज फेयर नीति हो गया। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच जो है अधिक फासला होता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, अमीरी लिखिए, हाँ, अमीरी और गरीबों के बीच, अमीरों और गरीबों के बीच या मध्य, जो आपका मन कहे, अधिक फासला होता है। ठीक है, अधिक फासला। ठीक है, बीच कहिए या मध्य कहिए, मध्य कहेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारे प्यारे मित्रों हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही। दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीके एकेडमी, बस इतना जानिए। नाम किसी दिन बताया जाएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक पढ़ा के। ठीक है, तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। और सबसे जरूरी चीज कि लोगों के पास जल्दी से जल्दी 100 पूरा करिए, और हम लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर लाइव में आपको पॉलिटी भी है, और हिस्ट्री भी है, और इकोनॉमिक्स भी, रीजनिंग भी। ठीक है, ये सारी चीजें, हिंदी भी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।